दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगिंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 31 अगस्त को हुई एक बड़ी शोकप्रद घटना को लेकर, जिसमें कि आप अवगत ही हैं कि 84 वर्ष की उम्र में हमारे बीच से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी अलविदा कह गए। तो प्रणब मुखर्जी जी का भारतीय जनमानस में, भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उन्होंने भारतीयता के लिए किस रूप से सार्थकता को प्राप्त किया, उनके संघर्षों की कहानी लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। ये बेहद प्रेरणादायक सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया, ना कि सिर्फ भारत अपितु पूरी दुनिया में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं थोड़ी सी इनकी जीवन गाथा के बैकग्राउंड से। 1935 में 11 दिसंबर को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत प्रणब मुखर्जी जी का जन्म होता है और इनके पिताजी, जैसा कि कहा जाता है कि पारिवारिक जो माहौल है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इनके पिताजी कामता किंकर मुखर्जी जी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो घर में इसी तरीके का माहौल बना रहता था हमेशा से, राष्ट्र सेवा के प्रति लेकर समर्पण को। ये बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके दाखिला होता है, आगे चलकर ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से निकलने के बाद ये क्लर्क की नौकरी प्राप्त करते हैं। एक क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति तक जाने का इनका जो सफर रहा वो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। आप सोचिए उस समय बंगाल, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा चर्चित नाम रहा है, बंगाल से ऐसे कई सारे व्यक्ति आए हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। तो उस क्षेत्र से ऐसी परिस्थिति में जन्म लेकर, जिस समय उस देश की जिसकी आगे चलकर सेवा कर रहे हो वो गुलाम हो, इस बड़े मुकाम तक पहुंचना एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की कहानी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों यहाँ से क्या एग्जाम पॉइंट आप इससे प्रश्न हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपके लिए बेहद कहीं न कहीं एक उत्साहवर्धन का कार्य कर सकती हैं, उस पर हम धीरे धीरे करके आज के सेशन में चर्चा करेंगे। देखिएगा ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज्यादा चर्चा पर चर्चा में रहा, इसलिए यहाँ से भविष्य में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वहां से क्वेश्चन बनने की बेहद संभावना, इसलिए इस पूरे सेशन को ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा आपको हम बताते चलते हैं कि इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी जी थे, माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी जी था। बचपन से बेहद चपल थे, बहुत ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ने लिखने में इनका बहुत ज्यादा मन लगता था। इसीलिए उस समय आप सोच सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद एक क्लर्क की नौकरी करते हैं, बाद में हालांकि ये अध्यापक के पद पर भी कार्य करते हैं कुछ दिनों तक। फिर धीरे धीरे करके वहां से कलकत्ता वासियों की सेवा करते हुए अंत में मां भारती इन्हें भारत मां की सेवा करने का एक बड़ा अवसर देती हैं। तो दोस्तों जो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये रही है कि आप सोचिए आज का परिवेश ऐसा है कि आप जिस स्तर पर भी आप जाते हैं, अगर आप कोई एक जॉब पा जाते हैं तो वहीं पर आपके जीवन की सारी खुशियां अंतिम राह जोहने लगती हैं, अंतिम बाट जोहने लगती हैं, वहीं पर आप खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन का जो परम उद्देश्य है वो महज एक छोटा सा लक्ष्य है जिसको पाकर आप संतुष्ट हो जाते हैं। आप सोचिए उस समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ एक लड़का जो कि क्लर्क की नौकरी पा रहा, उस समय क्लर्क बनना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, हालांकि नौकरी को उतनी महत्ता नहीं प्रदान की जाती थी, परंतु उसके बाद अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए, कुशलता के साथ आगे बढ़ते हुए ये 70 का दशक आते आते बंगाल में एक बहुत बड़ा नाम बना लेते हैं। अब वो नाम बनाने के क्रम में इन्होंने कितने कष्टों को सहा होगा, किस तरीके से संघर्षों को अपने जारी रखा होगा, ये आप सोच सकते हैं कि एक क्लर्क से लेकर यहाँ तक का सफर, इतने हद तक का भी सफर कि पूरे बंगाल में लोग इन्हें बेहद सम्मान के साथ जानने लगे। आता है 1969 का समय। 1969 में
उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, तो कांग्रेस में एक नाम उभर कर जाता है बंगाल से प्रणब मुखर्जी का। ये अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाए थे जिसका एक अपना महत्व था बंगाल में। बंगाल के लोग इनसे बहुत ज्यादा लगाव रखने लगे थे। तो कांग्रेस को ये लगता है कि इनको अगर हम कांग्रेस पार्टी से जोड़ते हैं तो कहीं न कहीं दीर्घकालीन रूप से कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है। और इसी के कारण 1969 में प्रणब मुखर्जी जी को राज्यसभा के लिए आमंत्रित किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में एक सफल सदस्य के रूप में इन्होंने सेवा दी और लंबे समय तक सेवा के बाद में लोकसभा चुनाव के लिए भी जाते हैं और 2 बार ये लोकसभा से भी सांसद रहे हैं। आप देखेंगे इनके जीवन गाथा में ये जहां भी रहे वहां पर हमेशा बेहतर कार्य किए। यही आप एक चीज हमेशा याद रखिए जीवन में, जिस भी स्थिति में जहां पर भी हैं वहां पर जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप सुप्रीम करें, आप ऐसा करें कि उस स्थिति से वो सर्वोच्चता की तरफ कहीं न कहीं अग्रसर हो। ये आप प्रणब मुखर्जी जी से सीख सकते हैं। इनके शुरुआती दिनों में जिस समय ये कांग्रेस में एंट्री मार रहे हैं, या यूं कहें कि राष्ट्र के प्रति सेवा को लेकर इनको बड़े मौके दिए जाने वाले हैं, उसी समय चीन के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था देंग जियाओपिंग। इनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। देंग जियाओपिंग के बारे में ये कहा जाता है कि माओ से तुंग सरकार में 1976 में, जिसमें 70 के दशक को माना जाता है कि माओ से तुंग का दशक था, चीन की अर्थव्यवस्था इस समय इतनी ज्यादा लड़खड़ा रही थी कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस समय इन्होंने चाइना की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से सुदृढ़ किया कि वो आज आप देख रहे हैं चाइना क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में जाना जाता है। तो इस व्यक्ति से प्रभावित हुए हमारे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ इनके देंग जियाओपिंग के योगदान के कारण इन्हें आधुनिक चाइना का वास्तुकार कहा जाता है। इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का उस समय प्रकांड पंडित हुआ करता था। आप सोच सकते हैं इसका सीधा सा आशय ये हुआ कि प्रणब मुखर्जी जी शुरू से ही इकोनॉमिक्स के प्रति बढ़ते लगावों के कारण चर्चा में रहे। कांग्रेस में आते हैं, विभिन्न बड़े बड़े पदों पर ये सुशोभित होते हुए आगे चलकर राष्ट्रपति बनते हैं। देखिए, इनके पदों को जो प्राप्त करने की एक ललक रही, हमेशा कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी जी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। इसीलिए कांग्रेस में एक समय विशेष में, जिस समय इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है और राजीव गांधी की सल्तनत आती है, राजीव गांधी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दिल्ली के मुख्य नेतृत्व के सभी पदों से निर्मुक्त करते हुए प्रणब मुखर्जी जी को बंगाल कांग्रेस कमेटी में स्थापित कर देते हैं कि आप बंगाल में जाकर कांग्रेस के जो सदस्यता अभियान है उनसे जुड़ेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस से जोड़ेंगे, कांग्रेस की जो जमीनी मजबूती है उसमें आप अपना योगदान देंगे। आप सोचिए, एक बड़ा नेतृत्व एक फिर से जमीनी स्तर पर जुड़ाव से आगे बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए यही कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद आप देखेंगे तमाम ऐसे मंत्रियों के नाम आप जानते होंगे, आपके सामने आए होंगे, जो एक बार मंत्री बने और दोबारा कभी हमारे जनमानस के पटल पर आए ही नहीं। लेकिन आप सोचिए, वहीं प्रणब मुखर्जी जी जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में बड़े बड़े पदों पर रहे, अभी हम उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। राजीव गांधी के आते ही उनको सीधे पश्चिम बंगाल भेज दिया जाता है कांग्रेस की रणनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, और वो व्यक्ति अपने कुछ अनुयायियों के साथ, अपने कुछ समर्थकों के साथ, अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां चले जाते हैं और फिर से कांग्रेस के मजबूती की राह बुनने लगते हैं। आप सोचिए, फिर एक समय ऐसा आता है जिस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रणब मुखर्जी को फिर से एक बार बड़े बड़े पदों पर जाने का मौका मिलता है। प्रणब मुखर्जी जी के बारे में बात कही जाती है कि हर मौसम के आदमी थे वो। आप उनको जिस भी मौसम में आप ढालना चाहें उस मौसम में वो ढल जाते थे, परंतु उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं से कभी दीर्घकालिक समझौता नहीं किया। वो हमेशा ये जानते थे और मानते थे कि उन्हें बहुत दूर तक का सफर तय करना है। और एक समय इंदिरा गांधी के निधन के बाद माना जाता था कि कांग्रेस में अगर प्रधानमंत्री पद का कोई सबसे बड़ा दावेदार है तो प्रणब मुखर्जी हैं, परंतु राजीव गांधी के मुख्य राजनीति में आने के बाद उनके इस जो वर्चस्व था उनका, उसका भी जो है कहीं न कहीं एक
जो दम्भ था, एक जो आवरण क्रिएट हुआ था, वो द्वितीय क्रम में चला जाता है। फिर दोबारा वो समय आता है जब मनमोहन सिंह को चुना जाता है। उस समय भी सबसे ज्यादा अगर कोई नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया था तो प्रणब मुखर्जी का। आप सोचिए, एक इतने बड़े पद पर जिसने इतने इतने पदों को सुशोभित किया, उसके लिए दो दो मौके, इतने सर्वोच्च पद, एक तरीके जो वास्तविक सर्वोच्च पद है हमारे राष्ट्र का, उसको प्राप्त करने के दो दो अवसर प्राप्त हुए, फिर भी उसे वहां से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। फिर भी वो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ता है और आप देखते हैं कि 2012 में ये व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम इनके जो राजनीतिक कैरियर है उस पर हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1969 में सबसे पहली बार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आपको ये क्रम याद रखना है 1969। देखिए बाकी जो सन लिखे हैं आप उसको नहीं याद रखिएगा, लेकिन इस सन को याद रखिएगा। पहली बार जो राजनीति में एंट्री मार रहे हैं, केंद्रीय जो सत्ता है उसमें जो एंट्री मार रहे हैं वो राज्यसभा सदस्य के रूप में 1969। ठीक है, फिर 1980 से 84 के बीच राज्यसभा के नेता रहते हैं। 2004 से 2012 के बीच लोकसभा के नेता रहे। आप सोचिए एक व्यक्ति कितने पदों को सुशोभित कर रहा है। 2004 से 2006 के बीच भारत के रक्षा मंत्री रहे। 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री रहे। आप सोचिए, ये रक्षा मंत्री भी थे, ये वित्त मंत्री भी थे, ये वाणिज्य मंत्री भी थे। वाणिज्य और वित्त में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये आगे चलकर योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बनते हैं। तो बड़े बड़े पदों को इन्होंने सुशोभित किया जो उस समय अपने आप में एक महत्ता रखते थे। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पे सन विशेष मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। चलिए ठीक है, 1982 से 84 के बीच वित्त मंत्री चुने जाते हैं और उसी समय एक सर्वे के अनुसार 1984 में इन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया जा रहा है। आप सोचिए, ऐसे समय कि 1984 में आप कह सकते हैं कि भारत की कोई ऐसी बहुत बड़ी छवि नहीं थी कि विश्व पटल पर लोग उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए उतावले हों। उस समय भी 1984 में इनको सर्वोच्च वित्त मंत्री के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात थी तत्कालीन राजनीति को देखते हुए। फिर आगे क्रम बढ़ता जाता है, काल की गति चलती जाती है। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी जी के बाद। तो ये फिर से क्या बनते हैं, विदेश मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नरसिम्हा राव ने इनको 1991 से 96 के दौरान योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया इनको। आप सोच लीजिए, चूंकि इकोनॉमी में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ये भारत के जो रिफॉर्मिंग जो बॉडीज हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा ये सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। हर जगह पे बताते थे कहाँ पे क्या, किस तरीके से हम भारत को ऐसा भारत बनाएं जो इकोनॉमी के क्षेत्र में सुदृढ़ हो सके। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि एक ऐसे चाइना के व्यक्ति से तेन जियाओपिंग से प्रभावित हो रहे हैं जो कि चाइना का आधुनिक वास्तुकार कहा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं उसी तरीके से कुछ सोचते थे कि जो पुरानी नीतियां हैं हमारे भारत में जो अब प्रासंगिक नहीं रही हैं, उनको हम हटाकर नई नीतियों के माध्यम से भारत का नवनिर्माण करें। तो इसी कारण से इनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 2012 से 17 के बीच में ये 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। एक पद क्रम आप याद रखिएगा, 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनसे पहले 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चुनी गई थी। 11वें राष्ट्रपति के रूप में अब अब्दुल कलाम आजाद जी का निर्वाचन हुआ था। अब्दुल कलाम जी का, आजाद नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई अन्य आपको क्वेरीज हैं, आप उनको एक बार हमारा जो राष्ट्रपति से संबंधित सेशन है उसको आप देखिएगा, वहां से आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी। तो इस तरीके से जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो एक तरीके से इन्होंने सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिए, गवर्नमेंट बदलती है, यूपीए की जगह एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाती है, मोदी जी के नेतृत्व में। अब एनडीए सरकार द्वारा भी प्रणब मुखर्जी जी का राष्ट्रपति हैं वो, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सम्मान किया जाने लगा। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि 2018 में ये आरएसएस के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ
जबकि कोई भूतपूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान तो कभी नहीं शामिल हुआ, पूर्व राष्ट्रपति भी आज तक आरएसएस के किसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हुआ था। प्रणब मुखर्जी पहले ऐसे व्यक्ति बने। आरएसएस की स्थापना ध्यान रखिएगा 1925 में हुई थी। कितने में? 1925 में। ठीक है। राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हुए इन्होंने 7 दया याचिकाओं को इन्होंने उस पर निर्णय दिए, जिसमें से आप जानते हैं कसाब और अफजल गुरु जैसे लोगों को फांसी देने का निर्णय भी इन्हीं का था। उस समय बहुत ज्यादा तेजी के साथ इन्होंने काम किया था, जो एक तरीके से जो ढुलमुल रवैया था अभी तक दया याचिकाओं को लेकर, उसको इन्होंने तोड़ा था। तो भारतीय जनमानस में इन्होंने बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव, आप सोच सकते हैं इतनी 7 दया याचिकाओं का एक तरीके से बड़े बड़े लोगों की दया याचिकाओं का निर्णय देना एक बहुत बड़ी बात है उस समय भी। ठीक है। अब अगर इनके थोड़ा सा हम आपको बताएं कि इनके वैश्विक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आप जान लीजिए प्रणब मुखर्जी जी के बारे में, तो उसमें ये बात रही है कि लगभग 10 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल हैं, जिनसे इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। आप सोच लीजिए, यहाँ ऐसे लोग हैं जो 1 या 2 इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े लोग जितने आप नाम जानते हैं, 2-3 इंस्टीट्यूशन उनको डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं। 10 इंस्टीट्यूशन प्रणब मुखर्जी को डॉक्टरेट की उपाधि दिए थे। आइवेरी कोस्ट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, कोको उत्पादन के लिए फेमस है ये, इसने मानव नागरिकता इनको दे दी कि इन्होंने मान लिया कि आप हमारे यहाँ के क्या नागरिक हैं। ठीक है। क्योंकि ये माना जाता था कि आइवेरी कोस्ट के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई बार यात्रा पर गए थे वहां। ठीक है। अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न अनुभवों को इन्होंने अलग अलग किताबों के माध्यम से व्यक्त किया, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें जो सबसे फेमस बुक एक रही है टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस एंड मेकिंग ऑफ द नेशन, ये इनकी किताब रही, बहुत ज्यादा चर्चा में रही। 90 के दशक में किताब आई। साया ऑफ स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइस, ये बहुत ज्यादा चर्चा में किताब रही। इसको आप नाम थोड़ा याद रखिए, क्योंकि किताबों के क्रम में भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ये इनकी प्रसिद्ध किताब रही। बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडिया, ये फेमस किताब रही। तो ये 5 किताबें ऐसी हैं जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अब देखिए इनको कुछ भारत की तरफ से कुछ जो सर्वोच्च जो पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें पद्म विभूषण आपसे पूछ सकता है कब दिया गया, 2008 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं, उनसे संबंधित जानकारियों संबंधित हमारा जो सेशन था उसको आप देख सकते हैं, लिंक दी गई वहां पे। बांग्लादेश मुक्त युद्ध सम्मान 2013 में दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत रत्न बहुत ज्यादा जरूरी 2019 में दिया गया, नहीं तो आपसे पूछ लेगा कब दिया गया, तो आप सन को 2018, 19, 17 दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। और इतने सम्मानों और इतने संघर्षों से जूझते हुए वो व्यक्ति 84 वर्ष की उम्र में 31 अगस्त 2020 को हमसे विदा लेता है। तो एक ऐसे प्रेरणादायक शख्स के जीवन का समापन होता है जिसने भारतीय जनमानस के साथ साथ भारतीय राजनीति को कई युगों तक एकदम अलग एक दिशा में लेकर हो गया, अलग एक दिशा में, जहां की विचारधाराओं का एक ही परिवार, एक ही पार्टी में रहते हुए भी कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जिसमें कि कांग्रेस से उनका अलगाव हो गया, कांग्रेस से वो अलग हो गए। एक तो शुरू में ही वो अपनी पार्टी बनाए थे, बाद में 1984 के आसपास वो फिर से एक बार अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो द्विधारा जो थी, अलग अलग दिशाओं में बहते हुए भी राष्ट्र के एकीकरण को सुशोभित करने वाला सर्वोच्च पद प्राप्त करने के क्रम में उन्होंने विभिन्न संघर्षों का सामना किया और भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक को सुशोभित किया। तो ये एक बहुत प्रेरणादायक सेशन रहा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है सेशन संबंधित, कोई आप जानकारी अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें आप मेल करें yogendratimes@gmail.com पर। ध्यान रखिएगा, इस सेशन से आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने तय हैं। इसीलिए इस सेशन को अगर आप सही से कहीं पर भी समझने में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो हम क्वेश्चन पूछने में कतई झिझक न करें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछने का कोई आपको शुल्क नहीं देना है। पूर्णतः यह सेशन निःशुल्क है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो भी इसका
फायदा उठा सके और आगामी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।